नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम के बारे में। जो कमर का दर्द स्लिप डिस्क के वजह से होता है, ये कैसे होता है, इसमें क्या डिफरेंस है जो नॉर्मल बाकी बैक पेन होते हैं उसमें और स्लिप डिस्क में क्या डिफरेंस होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसके बारे में और कुछ बेसिक डिटेल्स और जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है और अगर आपको डाउट है कि ये स्लिप डिस्क है या मैकेनिकल लो बैक पेन है या क्या है, और अगर आपने कहीं पे भी ये सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जरूर से अंत तक के इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्लिप डिस्क को आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क या फिर हर्निएशन ऑफ द लंबर ओरल सर्वाइकल डिस्क। इसका मतलब क्या है, जो हमारे मन के होते हैं राइट, जो ऐसे एक के नीचे एक ब्लॉक्स के तरह लगे हुए होते हैं, इन दोनों हड्डियों के बीच में एक गद्दी जैसी होती है और इसको हम कहते हैं डिस्क। इस डिस्क के अंदर बहुत सारा लिक्विड प्रोटीन बेस्ड मटेरियल होता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है और ओवरऑल जो न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम है वो करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इस डिस्क के। लेकिन कई बार इस डिस्क के अंदर का जो मटेरियल होता है ना, जो लिक्विड मटेरियल होता है, ये बाहर निकलने लगता है ओवर प्रेशर की वजह से। और ये इतना बाहर निकल जाता है कि ये जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें चले जाता है या कई बार बाहर की तरफ निकल जाता है ये लिक्विड और प्रेशर क्रिएट करता है। ये पूरा तो लिक्विड नहीं होता है, आप इसको पेस्ट के फॉर्म का मटेरियल कह सकते हो, ठीक है। तो ये जब निकलता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है नसों पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, और जहाँ जहाँ ये नस दबती है वहाँ वहाँ आपको सिम्टम्स मिलते हैं। तो बेसिकली प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मतलब है कोई जो डिस्क है उसके अंदर का जो मटेरियल है उसका बाहर निकलना, उसका हर्निएशन होना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डिस्क है ये पूरी स्लिप होके बाहर निकल गई या पूरी हड्डी एक से बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट द हर्निएशन। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये टिपिकली उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग बार बार आगे की तरफ झुकते हैं, और वो भी स्पाइन से। यानी कि दो तरीके के फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं। एक होता है जो आप हिप से फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो और दूसरा होता है जो हम पूरा सामने झुक के करते हैं, जैसे कि हम झाड़ू मारते वक्त झुक जाते हैं या कोई सामान नीचे गिर गया है तो उसको उठाने के लिए हम जब झुक जाते हैं। तो कई लोग इस एक्टिविटी को इतना ज़्यादा रिपीटेडली करते हैं कि इनमें ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम एक दिन में होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको अचानक से दर्द हुआ, ये सोचना बहुत ही गलत होगा कि मैंने कोई एक काम कर दिया जिसकी वजह से मेरी जो डिस्क है ये बिल्कुल हिल गई और मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप बहुत तेज या बहुत जोर से गिरे हो, तब पॉसिबिलिटी है कि आपको स्लिप डिस्क हुई होंगी। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मोस्टली स्लिप डिस्क जो होती है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। यानी कि आपको पहले मैकेनिकल लो बैक पेन कभी आया होगा, लेकिन आपने फिर भी उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू किया, फिर भी आपने आगे झुकना कंटिन्यू रखा, तो धीरे धीरे इसका असर डिस्क पे होने लगा और डिस्क पे स्ट्रेस आने की वजह से उसके अंदर का जो लिक्विड्स या पेस्ट वाला मटेरियल है वो बाहर निकलने लगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको आगे झुकना बंद करना पड़ेगा या फिर आपको कम करना पड़ेगा आगे झुकने की आदत, जो फॉरवर्ड बेंडिंग की आदत है। और ये हम दिन में इतनी ज़्यादा बार करते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता। कोई भी चीज़ नीचे गिरी है हम तुरंत से झुक के उठा लेंगे और एकदम ज़ोर से वापस आते हैं। तो ये आदत जो है ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी एक चीज़, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू रिसर्च और स्टडीज़ देखा जाए, पुरुषों में इसकी जो मात्रा है या फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा देखी गई है। यानी कि मेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस स्लिप डिस्क प्रॉब्लम और else prolapse इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रॉब्लम कंपेयर टू women। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो जानना भी ज़रूरी है कि अगर 1000 लोग हैं जिनको कमर के दर्द की इश्यू है, उसमें से 5 से 20% लोग को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द आएगा। तो वैसे तो ये बहुत ही छोटा ग्रुप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसकी ट्रीटमेंट और इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग
30 साल से 50 साल के एज ग्रुप में आते हैं, इनमें भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है। ये हो सकता है, कई बार ये होता है, कई लोगों को इसके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक के। यानी कि स्लिप डिस्क अगर आप सीटी स्कैन में या एमआरआई में देखोगे तो दिखेंगी, लेकिन जब पेशेंट को आप देखोगे या एज ए ह्यूमन बीइंग उसको देखोगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब वो जो डिस्क मटेरियल बाहर निकला है ना, ये इरिटेट नहीं कर रहा है बाकी कोई स्ट्रक्चर्स को, जो नसें वहाँ पे है उसको इरिटेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जाके निकल के एक जगह पे ठहर गया है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपके मसल्स में वीकनेस डेवलप होनी शुरू होगी, जैसे जैसे आपके बोन्स की ताकत कम होगी, वैसे वैसे ये जो हर्निएशन वाला जो मटेरियल है ये दिक्कत देना शुरू करेगा और फिर आपको बैक पेन महसूस होना शुरू होगा। इसलिए कई लोग को 50 साल की उम्र के बाद भी ये बैक पेन शुरू होता है। ये प्रॉब्लम है पुरानी, लेकिन पता बाद में चलती है। वो पता होनी चाहिए स्लिप डिस्क के बारे में। तो स्लिप डिस्क जो है ये दो जगह कॉमनली होती है, एक तो होती है गर्दन में और एक होती है कमर में। गर्दन की जो स्लिप डिस्क है ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कमर की स्लिप डिस्क ज़्यादा कॉमन है। उसमें भी जो हम लोग अगर आपको पता होगा तो हमारे गर्दन की जो बोन्स होते हैं या मनके होते हैं उसको सर्वाइकल डिस्क कहते हैं। जो हमारे थोरैसिक रीजन या अपर बैक रीजन के जो मनके होते हैं उसको थोरैसिक बोन्स कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं। और जो हमारे लोअर कमर के जो बोन्स होते हैं या मनके होते हैं इसको हम लोग कहते हैं लंबार रीजन। ठीक है, तो ये हड्डियां जो है ये लाइन सर लगी रहती है और इसके नंबर्स दिए होते हैं। तो जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है ना, तब L4 और L5 यानी कि चौथे नंबर वाला मनका और 5वें नंबर वाला मनका, इसके बीच में की जो गद्दी है ना, इसमें कॉमनली ये स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा L5 और S1 यानी कि 5वें नंबर की जो मनका की हड्डी है वो, और जो हमारा सेक्रम बोन यानी टेल बोन जो है उसके बीच में जो गद्दी है जो डिस्क है उसमें हर्निएशन होना कॉमन होता है। इसलिए L4 L5 लेवल का स्लिप डिस्क या फिर L5 S1 लेवल का स्लिप डिस्क बहुत ही कॉमन होता है और करीबन 95% लोगों में इसी जगह पे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम देखा गया है। तो पहले अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि जब स्लिप डिस्क होता है तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो जैसे सबसे कॉमन है पहली चीज़ कमर दर्द। कमर दर्द एक पहली साइन है। कई लोगों को कमर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन उनको सेंसरी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, यानी कि पैर में कोई करंट जा रहा हो ऐसे सेंसेशंस आते हैं। कई लोगों को पैरों में चींटियां चल रही हो ऐसे सेंसेशन आते हैं। कई लोगों को कमर जो दर्द है ये पैरों में जाता है, यानी कि पैरों में बिल्कुल जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो वैसे कमर के लेवल से बिल्कुल नीचे जाता हुआ शॉक जैसे सिम्टम्स जैसा आता है, सेंसेशन जैसा आता है, वैसा महसूस होगा। कई लोगों को पैरों में वीकनेस यानी कि कमज़ोरी महसूस होगी और कई लोगों को इन सभी के साथ में कमर का दर्द भी होता है। तो कमर का दर्द तो है ही है, इसके साथ में रेडिकुलोपैथी यानी कि दर्द, सेंसरी सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स पैरों में चले जाते हैं और ये प्रॉब्लम कमर की ना रह के पैरों की भी प्रॉब्लम बन जाती है। और इन लोगों को चलने में दिक्कत होती है, ज़्यादा देर चलते फिर चल नहीं पाते, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे पैरों में से जान चली गई। इस तरीके के सिम्टम्स बहुत ही टिपिकली देखने मिलते हैं लंबर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम में। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। इसकी पहचान कैसे करें, ये डायग्नोसिस कैसे होता है। तो एज यूजुअल मैं यहाँ बैठे आपका डायग्नोसिस नहीं कर सकती, ना ही आप घर बैठे इसका डायग्नोसिस कर सकते हो। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं। जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, वो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी वो टच करके देखेंगे आपको कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है। वो कुछ फिजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट करेंगे। क्या होती है प्रोवोकेटिव टेस्ट? प्रोवोकेटिव टेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे हम ऐसी टेस्ट फिजिकली ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जहाँ पे दर्द बढ़ता है। जब ये दर्द बढ़ता है साइन होता है कि वो पर्टिकुलर नस में हमने प्रेशर डाला था और उसकी वजह से दर्द बढ़ा, तो पता चलता है कि कौन से लेवल पे डैमेज हुआ है। तो ये प्रोवोकेटिव टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ दूसरे टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI। और कई बार अगर ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रहते हैं
तो EMG और NCV टेस्ट भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ कंडीशन है जिसके साथ इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं ये प्रॉब्लम है, तभी तो सही से ट्रीटमेंट हो पाएंगे। तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सिम्टम्स देते हैं? तो पहला प्रॉब्लम है वो है स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। अब स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क से इसलिए अलग है क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो एजिंग के वजह से, डीजनरेशन के वजह से, जो स्पाइन जो दो हड्डी है इसके जो मनके है इसके बीच का जो गैप है वो कम होने की वजह से होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस में भी इक्वल सिम्टम्स देखने मिलते हैं। इसके अलावा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे जो स्पाइन है वो बिल्कुल एक बाम्बू स्टिक की तरह एकदम टाइट हो जाती है और इसकी वजह से कमर का दर्द होता है। फिर एक दूसरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको कॉडा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं, जो यूजुअली लोगों को बर्थ से, बचपन से होता है। तब कॉडा इक्वाना है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पाइनल कॉर्ड की पूंछ कह सकते हो, यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है वहाँ पे सारी नसें एक इकट्ठा पाइप ट्यूब की तरह जमा हो जाती है। इस एरिया को कॉडा इक्वाना कहते हैं। अब कई बार इसमें प्रेशर आता है, कई बार ये ठीक से नहीं डेवलप होता है, तब भी ऐसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस ज़्यादा होती है, इसमें बॉल ब्लैडर यानी कि आपका यूरिन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा कई बार मैकेनिकल लो बैक पेन, कई बार एकदम ज़्यादा मसल स्ट्रेन, मसल पुल हो जाता है जिसकी वजह से सिवियर बैक पेन होता है और लोगों को लगता है भाई मुझे स्लिप डिस्क हो गया। तो ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और कई बार लोगों को दो प्रॉब्लम साथ में होते हैं, यानी कि घुटनों में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और कमर में मैकेनिकल लो बैक पेन हो गया। तो जो पेशेंट है वो दोनों कंप्लेन करेगा कि मुझे पैर में भी दर्द हो रहा है और मुझे कमर में भी दर्द हो रहा है। तो भी ये डॉक्टर को सोचने में मजबूर करेगा कि ये लंबर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है। तो इसीलिए डायग्नोसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी जो है वो है मायोफेशियल पेन। मायोफेशियल पेन यानी कि जो हमारे मसल्स है इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये कई बार टाइट हो जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पे नसें की गठाने बन जाती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बैक पेन का। तो ये सारी सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट डिटरमाइन करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर स्लिप डिस्क होता है तो इसकी यूजुअली ट्रीटमेंट होती क्या है। एज यूजुअल ट्रीटमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होती है सर्जिकल मैनेजमेंट और तीसरी होती है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अलावा अल्टरनेटिव थेरेपीज। तो पहले करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की बात। तो मेडिकल मैनेजमेंट में यूजुअली दवाइयाँ जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन इनहिबिटिंग दवाई है, या फिर कई बार एपिड्यूरल ब्लॉक यानी इंजेक्शन दिया जाता है उस पेन को ब्लॉक करने के लिए, नर्व ब्लॉक करने के लिए। तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आ जाता है। सर्जरी की जाती है जब फिजियोथेरेपी भी काम करना बंद कर देता है, दवाइयाँ भी मदद नहीं कर रही है और बहुत ही ज़्यादा लेवल का स्लिप डिस्क हो गया है कि बिल्कुल वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है और पेशेंट के जो बॉल ब्लैडर कंट्रोल है यानी कि यूरिन कंट्रोल करना, नॉर्मली चल नहीं पाना, ऐसे एकदम बहुत ही एग्रीवेटेड सिम्टम्स हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे फिर सर्जरी की जाती है। और एज यूजुअल मेन ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रोल है। एक्सरसाइज की मदद से हम इसको लॉन्ग टर्म ठीक कर पाते हैं और इस कंडीशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यूजुअली जब पेशेंट आता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब वो दर्द का प्रॉब्लम लेके आता है। तो हम लोग सबसे पहले दर्द कम करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, थर्मोथेरेपी, या फिर कई बार हम लोग मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कई एडवांस थेरेपीज़ है जैसे कि ड्राई नीडलिंग है, कपिंग थेरेपी है। ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकली यूज़ होती है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा और इसका यूज़ किया जाता है पेन लेवल को कम करने के लिए। और ये कई हद तक हीलिंग में भी हेल्पफुल रहती है जो पैरेलली इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है मसल्स में, उसके लिए। अब मशीन्स के अलावा नेक्स्ट आती है पोजीशनिंग की बात। तो बेसिकली अर्गोनॉमिकल एडवाइस हम लोग देते हैं कि आपको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से चलना है, कौन सी एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग का रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें। और इस काउंसलिंग के साथ साथ ग्रेजुअली हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में फोकस होता है कि हम मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए
और इन बेसिक बैक पेन एक्सरसाइजेस के बाद इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हम लोग कोर मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं, यानी कि जो आपके कमर के जो मसल्स है इसकी पूरी ताकत बढ़ाना। तो इसमें प्लैंक्स, आयरनमैन एक्सरसाइज, पिलाटेस, योगा, ऐसी एडवांस एक्सरसाइज फॉर्मेट्स का यूज किया जाए जिसकी मदद से आप इस पेन को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ वीडियो अबाउट स्लिप डिस्क यानी प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको कमर के दर्द की प्रॉब्लम है, और मैं आपको मिलती हूँ अगले हफ्ते। धन्यवाद।